हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी थी उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, तो आज उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन किया गया और इसे समाचार पत्रों में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। कब किया गया? 1956 में। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि सन 1954 में भारत सरकार द्वारा एक कानून पास किया जिसका नाम डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट रखा गया। कब पास हुआ? 1954 में। 1956 में इस कानून को में संशोधन कर समाचार पत्रों को सम्मिलित किया और इस अधिनियम के अनुसार देश के प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर निम्न पुस्तकालयों को भेजना आवश्यक है, अन्यथा प्रकाशक दंडनीय है। कौन कौन सा है? तो पूर्वी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948 में भेजना है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804 में जो स्थापित हुई वहां भेजना है। और उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली 1951 में जो बनी वहां भेजना है। और दक्षिणी क्षेत्र के लिए कानेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई जो 1890 में बनी वहां पे भेजना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली। लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली लाइब्रेरी जो है अधिकृत है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि सन 1954 में भारत सरकार द्वारा एक कानून पास किया जिसका नाम डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट रखा गया और 1956 में इस कानून में संशोधन कर समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार देश के प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर निम्न पुस्तकालयों को भेजना आवश्यक है, अन्यथा प्रकाशक दंडनीय होगा। और वो निम्न पुस्तकालय कौन कौन से हैं? तो पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कलकत्ता में है, और पश्चिमी क्षेत्र के लिए एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है, और थर्ड है उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जो दिल्ली में है, और दक्षिणी क्षेत्र के लिए कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई में है। नेक्स्ट टाइम मैं इस डिस्क्रिप्शन को नहीं बताऊंगा, इस डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों की सुपर्दनी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो इसे 1954 में पारित किया गया था। पुस्तकों के सुपर्दनी अधिनियम भारत में वर्ष 1954 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि WIPO का पूर्ण रूप क्या है? विपो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो के बारे में आप समझिए क्या है कि विपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 193 है और इसका उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सिस्टम के विकास का नेतृत्व करना है। और विपो की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया WIPO का मार्केज समझौता क्या है? व्हाट इज द मार्केज ट्रीटी ऑफ विपो? विपो का आपसे पूछा जा रहा है इसका मार्केज समझौता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना। क्या है इसका मार्केज समझौता? तो इसका मार्केज समझौता है दृष्टिबाधित लोगों की पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना है। और वही मार्केज समझौता क्या, इसे आप ध्यान से समझिए कि विपो का मार्केज समझौता दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना है। और मार्केज समझौता यह एक साधन है जो विपो के मुख्यालय में SCCR कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर अस्थायी के समिति के 28वें सत्र के समारोह के दौरान सौंपे गए। मार्केज संधि का उद्देश्य नेत्रहीन लोगों और प्रिंट विकलांगता वाले व्यक्तियों तक प्रकाशित काम को पहुंचाना है और इस पर 28 जून 2013 को मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें शामिल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थेसरस, जिसे हम लोग कोष कहते हैं, ये शामिल नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। थेसरस शब्द जिसका अभिप्राय शब्दों के भंडार के रूप में होता है, यह विशिष्ट विषय क्षेत्र से संबंधित शब्दों की सूची है जो शब्दावली नियंत्रण और सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए प्रमुख तकनीक है। इसमें किसी विषय से संबंधित सभी शब्दों के अर्थ, पर्याय आदि इसमें व्यवस्थित होते हैं। थेसरस शब्द का अधिक आधुनिक प्रयोग
पीटर मार्क रोजट ने 1852 में अंग्रेजी ग्रंथ थेसरस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफ फ्रेज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बर्न कन्वेंशन 1886 में जो बैंड सम्मेलन हुआ वह किस चीज से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रकाश निधिकार, कॉपीराइट से संबंधित है। बर्न सम्मेलन आपसे पूछा जाए किस चीज से संबंधित है, तो वह कॉपीराइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ अवस्थित है। तो पेटेंट सूचना प्रणाली जो है वो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ष तक वैध रहेगा। कब तक वैध रहेगा? तो 60 वर्ष तक वैध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि एक अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क है। अभिकथन कहता है हाल के समय में डिजिटल प्रलेख की विषय वस्तु की प्रतिलिपि और चिपकाना अधिक सरल है, जिसके बारे में लोग स्रोतों का श्रेय देने से बचते हैं। डिजिटल प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। तो हाँ, ये जो अभिकथन है बिल्कुल पूरी तरह से सही कह रहा है। अभिकथन क्या है? तो सही है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है सॉफ्टवेयर सहायक खोज उपकरण जैसे ऑथेंटिकेट, टर्निटन आदि अब ऑनलाइन प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। तो तर्क भी यहाँ पे सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए और आर दोनों पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है साहित्यिक चोरी दूसरे लेखक की भाषा, चिंतन, विचारों या अभिव्यक्ति का गलत गुण ग्रहण तथा चोरी और प्रकाशन है। तो जी हाँ, यह कहना सही है कि साहित्यिक चोरी जो है दूसरे लेखक की भाषा, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति का गलत गुण ग्रहण तथा चोरी और प्रकाशन है। और तर्क क्या कहता है कि साहित्यिक चोरी स्वतः ही एक अपराध है और इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकारी का उल्लंघन होता है। तो हाँ, ये भी कहना सही है कि साहित्यिक चोरी एक प्रकार का क्या है? यह एक अपराध है। तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विषय को आईपीआर के अधीन, क्वेश्चन कर रहा है किसी विषय को आईपीआर के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से मूल शर्तें क्या है, आपको बताना है इनमें से मूल शर्तें क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे मूल शर्त है, और मूल शर्त ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो 1, 2 एंड 4। इसके ऑप्शन को आप देखिए, आप समझ में आ जाएगा। किसी विषय को आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्न मूल शर्तें हैं। क्या क्या है? तो कृति मौलिक हो, कृति मानव निर्मित हो और कृति अभिलिखित और सुनिश्चित हो। क्या क्या हो? कृति मौलिक हो, मानव निर्मित हो, अभिलिखित हो और सुनिश्चित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मैचिंग करना है। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसके ऑप्शन पे लेके चलते हैं कि किसमें कौन सा मैच होगा। तो धारा प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम 1957 के निम्नलिखित धाराओं की इनकी सही व्याख्या निम्न प्रकार से है कि धारा 55 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकारी के उल्लंघन का अपराध होगा, उसमें धारा 55 लगेगा। प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का अपराध जो है वो धारा 63 है। और धारा 63 ए कहता है दूसरी बार और अनुवर्ती दोष सिद्धि पर बढ़ी हुई शास्ति है। और धारा 64 क्या कहता है? उल्लंघन की गई प्रतिलिपियों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति है। ये धारा 64 कहता है। 55 में प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का अपराध है। और नेक्स्ट आपका 63 में क्या है? तो प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का अपराध है कि एक ऑप्शन यहाँ 63 जो है ना वो प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का सिविल अपराध है। वहां पे अगर सिविल उपचार रहता है तो वो दोनों का सेम सेम है, तो वहां पे सेम नहीं, वहां ध्यान रखिएगा प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के लिए सिविल उपचार होगा। कौन सा? धारा 55। धारा 55 यहाँ जो है वो प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का सिविल उपचार है, और 63 है प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है, आपको सूची 1 है और सूची 2 को आपको क्या करना है? इससे मैच करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारी की संकल्पनाओं की उनकी संगत विशेषताएं जो निम्न है वो क्या है। तो प्रतिलिपि अधिकार क्या है? वो एक आपका आर्थिक अधिकार है। एकस्व क्या है? तो सरकार एवं उद्भावक की संधि को एकस्व कहते हैं। व्यापार रहस्य क्या है? तो किसी व्यापार के संचालन में प्रयुक्त सूचना जो संभाव्य आर्थिक उपयोग के लिए अनमोल हो उसे व्यापार रहस्य कहते हैं। और व्यापार चिन्ह क्या है? तो वाणिज्यिक स्रोत संकेतन और विशिष्ट चिन्ह को व्यापार चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि आर्थिक अधिकार को प्रतिलिपि अधिकार कहते हैं, सरकार एवं उद्भावक की संधि को एकस्व कहते हैं, और किसी व्यापार के संचालन में प्रयुक्त सूचना जो संभाव्य आर्थिक उपयोग के लिए अनमोल हो उसे व्यापार
व्यापार रहस्य कहते हैं, और वाणिज्यिक स्रोत संकेतन और विशिष्ट चिन्ह को व्यापार चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, यूनेस्को द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड वीपो स्टैंड्स फॉर, आपको फिर से पूछ लिया कि बताइए वीपो का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसके हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि पहचान ट्रेडमार्क क्या है, तो वो पेप्सी का लोगो है। पहचान ट्रेडमार्क क्या है, वो पेप्सी लोगो है। भौगोलिक सूचक क्या है, तो कोल्हापुरी चप्पलें हैं। कोल्हापुरी चप्पलें क्या है, भौगोलिक सूचक। जीआई टैग किसको मिलता है, कोल्हापुरी चप्पल को मिलता है, इसलिए वो भौगोलिक सूचक है। पेप्सी लोगो क्या है, एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। और पेटेंट क्या होता है, तो टच स्क्रीन की तकनीक को हम लोग पेटेंट कहते हैं। टच स्क्रीन की तकनीक किस में आएगा, पेटेंट में आएगा। और पीके की म्यूजिक सीडी को आप क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट। पीके की म्यूजिक सीडी क्या कहलाएगी, कॉपीराइट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, भारत का पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैश में स्थित है। आपको बताना है कि भारत का जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कहाँ स्थित है, तो वो नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो पुस्तक प्राप्त करता है किस अधिनियम के तहत प्राप्त करता है, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है। किस एक्ट के तहत, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया, जिसे जाना जाता है, किस कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है बर्न कन्वेंशन। और बर्न कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अभी जस्ट बताया है। 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया, जिसे बर्न कन्वेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रंथ के अस्थामित्व अधिकार की रक्षा करता है। राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए बुक इज प्रोटेक्टेड बाय, किसके द्वारा, ग्रंथ के अस्थामित्व के अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो ग्रंथ के अस्थामित्व के अधिकार की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बर्न कन्वेंशन डैश से संबंधित है। तो बर्न कन्वेंशन के बारे में अभी आपने पढ़ा था, वह किससे संबंधित है, तो वह कॉपीराइट से संबंधित है। बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो कॉपीराइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है। आपको बताना है कि इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कॉपीराइट। जो प्रतिलिपि अधिकारी है वो सूचना स्रोत हेतु प्रयुक्त इनमें से सभी में से विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 की धारा 52 संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको यह बताना है कि जो स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 की धारा 52 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी कुछ कृत स्वताधिकार का उल्लंघन नहीं हो उससे वो संबंधित है। धारा 52 जो संबंधित है वो कुछ कृत स्वताधिकार का उल्लंघन नहीं हो उससे संबंधित है। हम लोग कॉपीराइट अधिनियम 1957 देखते हैं ये क्या कहता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अध्याय 11 के तहत धारा 52 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कार्य कॉपीराइट के उल्लंघन का गठन नहीं करेगा। किसी भी काम के साथ एक उचित व्यवहार अनुसंधान सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग के प्रयोजन के लिए होना चाहिए। आलोचना पर समीक्षा चाहे वह कार्य की हो या किसी अन्य कार्य की हो। वर्तमान घटनाओं और वर्तमान मामलों की रिपोर्टिंग जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग शामिल हो, इन सभी कार्यों के लिए कॉपीराइट के उल्लंघन का गठन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बताना है कि फेयर यूज शब्द किससे सर्वाधिक संबंधित है। फेयर यूज शब्द जो है वो कॉपीराइट से संबंधित है। फेयर यूज शब्द जो है किससे संबंधित है, कॉपीराइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1957 में। कब लागू किया गया था, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक संपदा अधिकार के स्वामित्व का। किसके अधीन सृजित कृति, तो बौद्धिक संपदा अधिकार के अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने का उल्लेख करने का लेखक को अधिकार है। इसके बारे में आप समझिए ये क्या कहना चाहता है।
तो कह रहा है इसमें प्रतिलिप्याधिकारी बौद्धिक संपदा का ही भाग है। यह एक सीमित समय तक ही निर्धारित होता है। एक अधिक व्यक्ति में कॉपीराइट के अधिकार पात्र हो सकते हैं बशर्ते वह कुछ मापदंडों को पूरा करते हैं। कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका प्रयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों के वर्णन के लिए किया जाता है, जिसमें पुस्तकें, संगीत, पेंटिंग्स, मूर्तिकला और फिल्मों से कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञान, मानचित्र, तकनीकी चित्र इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय स्वत्वाधिकार नियम के अनुसार स्वत्वाधिकार डैश तक दिया जाता है, कब तक दिया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लेखक के निधन के 60 वर्ष बाद तक दिया जाता है। भारतीय स्वत्वाधिकार नियम के अनुसार स्वत्वाधिकार जो है लेखक के निधन के 60 वर्ष बाद तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को आपके लेख में शामिल करना, ये एक प्रकार का साहित्यिक चोरी नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि साहित्यिक चोरी की परिभाषा मूल लेखक को ठीक से उल्लेख किए बिना किसी के शब्दों का, विचारों का उपयोग करना और उन्हें अपने रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। साहित्यिक चोरी नहीं की परिभाषा मूल लेखक का उल्लेख करते हुए उसके शब्दों का, विचारों का उपयोग करना साहित्यिक चोरी नहीं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया है, किसे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, ट्रेडमार्क को, पेटेंट को और कॉपीराइट, सभी के सभी को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया है। बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा को समझिए। बौद्धिक संपत्ति एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल है। इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क शामिल है। बौद्धिक संपदा शब्द का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आम हो गया था। बौद्धिक संपत्ति कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के बौद्धिक सामानों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह कानून उनके निर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देता है जिससे नवाचार को प्रोत्साहित एवं देशों की तकनीक प्रगति को प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है नागपुर। नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बैंक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बैंक संपदा अधिकार विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आयोजन वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा रचनात्मक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और रचनात्मकता को मनाने के लिए और विकास के लिए रचनाकारों और नवोन्मेषकों द्वारा किए गए योगदान द्वारा की थी। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह उस तारीख के साथ मेल रखता है जिस पर 1970 में संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है, आपको बताना इनमें से क्या निषिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो यहाँ पे पूरी तरह से निषिद्ध है। जो ऑप्शन 4 है वो गलत है। किसी प्रलेख को डाउनलोड करना, उसकी अनेक प्रतियां मुद्रित करना ये निषिद्ध है। किसी अन्य के कॉपीराइट संरक्षित प्रलेख का वेबसाइट पर रखना ये भी निषिद्ध है। और किसी प्रलेख को डाउनलोड करना और उसे फोल्डर में सुरक्षित करना, ये सारी बातें कॉपीराइट कानून में निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लग इन्स। प्लग इन्स जो है वो बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिप्यकार निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप अभी जस्ट पढ़े थे कि लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि 60 वर्ष तक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित को भारत में विधिकरण के काल क्रमानुसार सूचित करें। मतलब कौन सा एक्ट कब आया, उसके बाद कौन सा आया, इसको आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हमको एक्ट के बारे में जानना होगा कि वह कब आया था। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं कि कॉपीराइट एक्ट जो है ये 1957 में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। इसलिए आदि ये सभी भारत में विधिकरण है जिन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। पहले 1957 में कॉपीराइट एक्ट, 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में और आरटीआई 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है, बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रदत्त सर्वाधिकारी सामान्यतया
तीसरे पक्ष को अंतरित लाइसेंस किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा प्रदत्त सर्वाधिकारी सामान्यतया तीसरे पक्ष को अंतरित लाइसेंस किया जाता है। तर्क कहता है कि सृजक अपने बौद्धिक उत्पाद से धन कमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही है, सृजक जो अपने बौद्धिक उत्पाद से धन कमाना चाहते हैं। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉपीराइट के तहत निम्नलिखित में से कौन निषेध है। आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा निषेध है। तो हम इसके डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहां से आप समझ पाएंगे कि कॉपीराइट के तहत निम्नलिखित में से निषेध कौन कौन से हैं। तो किसी दस्तावेज को डाउनलोड करना और उसकी अनेक प्रतियां मुद्रित करना, ये निषिद्ध है। कॉपीराइट संरक्षणता प्राप्त दस्तावेज को वेबसाइट पर रखना, यह भी निषिद्ध है। और किसी दस्तावेज को उसके प्रयोग और ईमेल करने की अनुज्ञापित सहित डाउनलोड करना, यह भी निषिद्ध है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है। यानी थर्ड क्या कह रहा था कि एक दस्तावेज को डाउनलोड करना और उसे फोल्डर में सेव करना, यह निषेध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन कहता है कि भारतीय ग्रंथालय संघों द्वारा ग्रंथालय अधिनियम पारित कराने हेतु अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही ज्यादा प्रयास इसमें नहीं किया जा रहा है, ये खुद ही अधिनियम लागू हो रहे हैं। लेकिन तर्क क्या कहता है, तर्क कहता है ग्रंथालय अधिनियम ग्रंथालयों के व्यवस्थित विकास में सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल ये सही है, जो ग्रंथालय अधिनियम है ग्रंथालयों के व्यवस्थित विकास में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे तर्क क्या है, सही है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। यानी कि तर्क जो है वो सही है और अभिकथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है कि समय आ गया है कि विद्वतापूर्ण कृति एवं मनोरंजन कृति के कॉपीराइट मुद्दों को अलग किया जाए। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि जो समय आ गया है कि विद्वतापूर्ण कृति व मनोरंजन कृति के कॉपीराइट मुद्दों को अलग किया जाए। तो बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों को अलग कर दिया जाना चाहिए। तर्क कहता है कि विद्वतापूर्ण कृति सार्वजनिक वास्तविक आधारित सहयोगात्मक एवं संस्था की बौद्धिक संपदा हो, ये तर्क कह रहा है। तो तर्क भी सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तर्क जो है अभिकथन के बारे में कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लग इन्स। प्लग इन्स जो है वो बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। प्लग इन्स के बारे में आप समझिए क्या होता है ये प्लग इन्स बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है, जबकि डाटा का एनक्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क और विशेष इनकोडेड लाइसेंस के सभी बौद्धिक संपदाओं को सुरक्षित करता है। प्लगइन्स क्या है, कंप्यूटर में एक प्लगइन या प्लगइन ऐड ऑन और ऐड ऑन एक सॉफ्टवेयर घटक है जो एक मौजूदा कंप्यूटर प्रोग्राम में एक विशिष्ट सुविधा जोड़ता है। जब कोई प्रोग्राम प्लगइन का समर्थन करता है तो यह अनुकूल को सक्षम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है, तो प्लग इन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वीपो इज लोकेटेड, वाइपो जो है कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो वाइपो जो है वो जेनेवा में स्थित है। वाइपो कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, कि शब्द आवृत्ति विश्लेषण करना, उद्धरण आधारित साहित्यिक चोरी की पहचान करना और स्थानीय समानता का आकलन करना। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप देखिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि शब्द आवृत्ति विश्लेषण, उद्धरण आधारित साहित्यिक चोरी की पहचान और स्थानीय समानता आकलन आदि इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है साहित्यिक चोरी का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती है, आपको यह बताना है कब नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, आलोचना या समीक्षा करना या शोध करना। इन दोनों चीजों में आपको कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, आलोचना या समीक्षा करना या शोध करना में, फर्स्ट और थर्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है वाइपो एकेडमी किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बौद्धिक संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। वाइपो एकेडमी जो है वो बौद्धिक
संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। एक बार आप वाइपो के बारे में समझिए कि वाइपो एकेडमिक बौद्धिक संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। इनका संक्षिप्त रूप द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को 1967 में पाया गया। इनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी जो पीसीटी कहलाता है एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लॉ ट्रीटी है जिस पर 19 जून 1970 में साइन हो गया था तथा 24 जनवरी 1978 से प्रभावी हुआ। यह वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में अवस्थित है और इसका डिपोजिटरी केंद्र वाइपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। अभिकथन कहता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को सुगम बनाता है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को सुगम नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है बनाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तर्क कह रहा है सूचना का प्रभावशील निर्बाध सूचना का प्रभावशील निर्बाध प्रवाह ज्ञान समाज के लिए अनिवार्य है, तो तर्क बिल्कुल ही सही है। सूचना का प्रभावशील निर्बाध प्रवाह ज्ञान समाज के लिए अनिवार्य है, इसलिए अभिकथन यहाँ पे गलत है, लेकिन तर्क जो है वो पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित को उसके कालानुक्रमणिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको फिर से बताना है, मतलब किसकी स्थापना कब हुई उसको आपको याद करना है। तो फर्स्ट है आपका बर्न कन्वेंशन जो 1886 में हुआ, सार्वभौम कॉपीराइट कन्वेंशन जो 6 सितंबर 1952 को हुआ, रोम कन्वेंशन 1961 को हुआ और वाइपो कॉपीराइट संधि जो 1996 में हुआ। तो फर्स्ट में बर्न कन्वेंशन 1886, सार्वभौम कॉपीराइट कन्वेंशन 6 सितंबर 1952, रोम कन्वेंशन 1961 और वाइपो कॉपीराइट संधि 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है डिजिटल वातावरण में बौद्धिक संपत्ति के लिए पहचान प्रणाली DOI है, तो हाँ बिल्कुल ही सही है। डिजिटल वातावरण में बौद्धिक संपत्ति के लिए पहचान प्रणाली जो है वो DOI है। और कारण क्या कह रहा है, DOI को WIPO ने विकसित किया, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। DOI को WIPO ने विकसित नहीं किया, ये विपो के द्वारा विकसित किया गया क्या DOI? तो नहीं। DOI डेवलप्ड बाय वाइपो, तो नो, DOI को वाइपो ने डेवलप नहीं किया है, इसलिए तर्क गलत है, अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको फिर से आपको क्या करना है, ईस्वी याद करना है। तो चलते हम लोग ईस्वी पे। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया? तो 1957 में आया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम जो यूएसए में आया कब आया? 1998 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो भारत का है वो कब आया? 2000 तथा 2009 को एक घोषणा के दौरान इसे संशोधित किया गया। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारत में संशोधित करके आया वो 2005 में आया। आपको याद रखना है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2002 में आया। 2000 और 2009 को एक घोषणा के दौरान संशोधित किया गया। RTI जो एक्ट है आप पढ़ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसे बदल करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया। और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में आया। और डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम जो यूएस का है ये 1998 में आया था। इसलिए याद रखिएगा, आप इजी वे में इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वाइपो कॉपीराइट संधि कौन से साल में अपनाई गई थी, आपको ये बताना है। तो वाइपो के बारे में आपने कई बार पढ़ चुका है, किसी कब अपनाया गया? तो 1996 में। वाइपो के बारे में एक बार फिर से आप पढ़िए कि वाइपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक कॉपीराइट संधि है जो 1996 में आई। वाइपो 1967 में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 14 जुलाई 1967 में हुआ। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वाइपो में वर्तमान में 192 सदस्य हैं। 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। यह एक प्रकार की संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यहाँ समझिए, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, अनामी, छद्म नामी और सरकारी प्रकाशनों के कॉपीराइट के संरक्षण के लिए 60 वर्षों के समय की गणना कब से होती है? आपको ये बताना है कब से। तो इसमें ऑप्शन क्या है, क्या सर्जक के जन्मदिन से, सर्जक के मृत्युपरांत से या प्रकाशन वर्ष से? तो इसका राइट आंसर है प्रकाशन वर्ष से होती है। कब से होती है? प्रकाशन वर्ष से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित जो अधिनियम है, निम्नलिखित अधिनियम को उनके संबंधित अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको ईस्वी याद करना पड़ेगा। चलते हैं ईस्वी की ओर कि भारतीय प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम कब आया था? 1957 में, 1957 में। द अमेंडमेंट्स इन 1999, इसमें सुधार किया गया 1999 में, फिर 2002 में और फिर 2012 में इसे डिजिटल सहस्त्राब्दी कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? डिजिटल सहस्त्राब्दी। और नेक्स्ट आपका प्रतिलिपि अधिकारी
अधिनियम DMCA ये 1998 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया और सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में आया। ईस्वी अभी जस्ट आप याद कर लीजिएगा, पिछले बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सामान्यतः किसी प्रतिलिपि अधिकार कानून के लक्ष्य में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ये सृजनात्मक लेखन की प्रेरणा देता है और बौद्धिक रचनाओं की सार्वजनिक उपलब्धता देता है। सामान्यतः किसी प्रतिलिपि अधिकार कानून के लक्ष्य में निम्नलिखित विशेषता क्या होनी चाहिए, तो उसमें सृजनात्मक लेखन की प्रेरणा देना हो और बौद्धिक रचनाओं की सार्वजनिक उपलब्धता हो। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन भी क्या कह रहा है, सेम डिस्क्रिप्शन है कि सामान्यतः किसी प्रतिलिपि अधिकारी कानून के लक्ष्य में सृजनात्मक लेखन की प्रेरणा देना और बौद्धिक रचनाओं की सार्वजनिक उपलब्धता इस प्रकार की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब किसी लेखक ने प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत अपनी कृति को पंजीकृत नहीं किया हो परंतु कानूनी रूप से वह स्वामित्व के विवाद में पड़ गया हो, तो उसके स्वामित्व की वैधता क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह स्वामित्व स्वतः होती है। स्वामित्व क्या हो जाएगा, स्वतः हो जाएगी। जो ऑनरशिप होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए तब इस क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। जब किसी लेखक ने प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत अपनी कृति को पंजीकृत नहीं किया हो परंतु कानूनी रूप से वह स्वामित्व के विवाद में पड़ गया हो, तो उसके स्वामित्व की वैधता स्वामित्व स्वतः हो जाती है। ऑनरशिप स्वामित्व क्या है, तो स्वामित्व विशेष अधिकारों और संपत्ति पर नियंत्रण का राज्य तथा तथ्य है जो एक वस्तु, भूमि या अचल संपत्ति या बौद्धिक संपदा हो सकता है। स्वामित्व में स्वप्रचार है, किसी भी संपत्ति का मालिक भी उस संपत्ति के आर्थिक लाभ का मालिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम को उनके अधिनियम के वर्ष से सम्मिलित कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको याद करना होगा ईस्वी। तो निम्नलिखित भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष से सही सम्मेलन इस प्रकार है कि डिजाइन अधिनियम कब आया, 2011 में आया। प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम कब आया, 1957 में आया। व्यापार और पुण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम कब आया, 1958 में आया। और पेटेंट अधिनियम कब आया, 1970 में। डिजाइन अधिनियम 1911, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, व्यापार और पुण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958, पेटेंट अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक यह प्रदान किया जाएगा। कब तक, तो लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित कौन से अधिकार दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसमें देखते क्या क्या है। पहला है आपका अनुवाद करना और सेकंड है आपका क्या, सामयिक घटना में रिपोर्टिंग के लिए उपयोग करना, किसी प्रकार का अनुकूलन करना या शोध प्रयोजन के लिए उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है यहाँ पे आप देखिए, ए कह रहा है ए एंड सी इज द राइट आंसर। ए पहला अनुवाद करना और किसी प्रकार का अनुकूलन करना। क्वेश्चन क्या था कि भारत के प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित कौन से अधिकार दिए गए, तो अनुवाद करना और किसी प्रकार का अनुकूलन करना, ये आपका क्या अधिकार दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन को समझिए। अनुवाद करना और किसी प्रकार का अनुकूलन करना भारत के प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए अधिकार दिए गए हैं। साहित्यिक कार्य का आधार काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, बर्न सम्मेलन किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपीराइट से। प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित है बर्न सम्मेलन। बर्न सम्मेलन आप कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए आपको फिर से ईस्वी की ओर जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ईस्वी भारत में निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अधिनियम को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार सजाया गया है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम कब आया, 1957 में आया। डिजाइन अधिनियम कब आया, 1911 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, 2000 में आया। व्यापार और पुण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम कब आया, 1958 में आया। तथा अन्य आप देख लीजिए कि पेटेंट एक्ट कब आया, 1970 में आया। इंडस्ट्रियल डिजाइन कब आया, 2000 में आया। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कब आया, 1999 में आया।
प्रतिलिपियां अधिकार अधिनियम कब आया? 1957। डिजाइन अधिनियम 1911। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। व्यापार और पुनः वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 में। पेटेंट एक्ट 1970 में। इंडस्ट्रियल डिजाइन 2000 में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999 में। ये सारे ईस्वी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? आपको बताना है किसमें से उपकर का प्रावधान नहीं है। तो पश्चिम बंगाल और मणिपुर, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में उपकर का प्रावधान नहीं है। किसमें नहीं है? पश्चिम बंगाल और मणिपुर में। अब समझिए किसमें किसमें है। पश्चिम बंगाल 1979 और केरल 1989 में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, जबकि तमिलनाडु 1948 में और मणिपुर 1988 में इन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1945 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक एवं स्वताधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं स्वताधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज अ एजेंसी ऑफ। वाइपो आपको बताना है किस चीज की एजेंसी है। तो वाइपो जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। वाइपो की स्थापना 1967 में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।